नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको विज्ञान का जो अपने 2023 का पेपर है वो सोल्व करवाने जा रहा हूँ विद एनसीईआरटी बुक के साथ। यानी एनसीईआरटी बुक में मैं आपको बताऊंगा कि इतने नंबर पेज पे ये चीज़ लिखी हुई है और जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है। यानी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, यानी आपको सबूत के साथ मिलेगा कि इसका सही आंसर यही है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अपने पास पहला प्रश्न आया था, प्रश्न नंबर 1। पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर देखेंगे। वर्दी का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण। अब इसका उदाहरण एबिसिलिक अम्ल है, लेकिन ये सबूत के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है एबिसिलिक अम्ल वर्दी का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने एबिसिलिक अम्ल। ये देखिए, सही होगा इसका। दूसरा देखो, अपने पास लिख रखा है मस्तिष्क का कौन सा भाग स्थिति व संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इसको हम देखते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लिख रखा है ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इसका क्या आंसर होगा? अनुमस्तिष्क, जो अपने पेपर में दे रखा है। ये देखो, ये वाला होगा अनुमस्तिष्क। ये इसका सही आंसर। अगला अपने प्रश्न है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीन्स रचना का बाह्य लक्षण होगा। यानी कि इन चार में से कौन सा लक्षण होगा? ये इसका आंसर आएगा गोल व पीला, जिसको मैं आपको बुक के अंदर दिखाता हूँ। ये वाला दोस्तों देखो, यहाँ पे ये गोला कर रखा है, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी गोल व पीले। किसका है? गोल व पीले का। जो अपने पास ये देखो, ये रहा, इसका उत्तर होगा गोल व पीला। अगला अपने पास ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण। तो हम सब जानते हैं कि ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण है पवन ऊर्जा। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है खादीन, बंदिश, बंदारा, शेकुले। तो इसमें खादीन आएगा। देखो, ये यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। ये देखो, यहाँ पे जल संग्रहण भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खादीन, बड़े पात्र, नाड़ी, महाराष्ट्र के बंदारस, ताल, मध्य प्रदेश, ये इनकी क्या है? जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना। तो इसका सही आंसर होगा खादीन, जो अपने पास दे रखा है। अपने पास अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। यानी कि ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये परावर्तन का चित्र है। इसमें दे रखा है तो इसका आपतन कोण का मान 30 दे रखा है, तो परावर्तन कोण का मान हमें ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, अपने पास प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसमें साफ साफ लिख रखा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये देखो, आपतन कोण का मान अगर 30 है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 30 होगा। तो इसका मान होगा 2। ये इसका मान सही उत्तर। अगला अपने पास प्रश्न है परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। तो देखो, यहाँ पे आपको साफ साफ मिलेगा परितारिका कहते हैं पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। यानी इसका कार्य क्या है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने का। तो इसका आएगा पुतली का आकार। पुतली का आकार, यानी ये पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला अपने पास प्रश्न है KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये देखो दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। यानी कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक KWH किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा। इसका आंसर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा। अगले दो दोस्तों, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति को पहचानिए। आपको पता है ये वाली युक्ति ये वोल्ट मीटर होती है, ये और ये एमीटर होती है, जो मैं आपको अभी किताब के अंदर दिखा दूंगा। ये दो दोस्तों, आपको एक विद्युत परिपथ दिया गया है, जिसमें आपको देखो ये अपने एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसका मतलब इसका आंसर हमेशा होगा वाई। इसका आंसर होगा एमीटर होगा। और ये जो हमेशा होता है समांतर क्रम में, वे हमेशा वोल्ट मीटर।
तो हमेशा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर होता है और सरणी क्रम में एमीटर होता है। अपने पास अगला क्वेश्चन है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। अपचयन, संक्षारण, विकृत गंधिता या दीपस्थापन। तो आप जानते हैं, देखो यहाँ पे लिख रखा संक्षारण कहते हैं, और चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण कहते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण। किसका उदाहरण है? संक्षारण। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम, अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। देखो मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन। तो सबसे आयरन, आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिंक, और जिंक से ज़्यादा एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये इसका क्रम दिया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, यानी कि किताब से बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है अपने, CH3COOH एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल के साथ करवाने पे ए और जल व उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक है। तो यहाँ देखो ए, यानी कि ए का मतलब क्या होता है, ये देखो अपने पास किताब के अंदर अभिक्रिया दे रखी है। एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराने पे एस्टर व जल का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टर, यानी इसका आंसर होगा दे, ये वाला इसका सही आंसर होगा। अगला दूसरे का पहला प्रश्न, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारिये कहते हैं। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है अपने पास, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलस कहते हैं। इसका आंसर आएगा लार एमिलस, ये वाला इसका सही आंसर होगा। अगला है अपने पास, कायिक प्रवर्धन का लाभ ये है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के पौधे के होते हैं, यानी खालची के। तो देखो इसमें ये वाला यहाँ पे कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ ये भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, यानी इसका आंसर आएगा समान होते हैं, ये वाला आंसर आएगा समान होते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो इसमें देखो ये वाला, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो इसका आंसर आएगा जैव निम्नीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है अपने पास, चुंबक के से जातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। तो इसका देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप देखिए प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के से जातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो इसका आंसर आएगा प्रतिकर्षण। अगला प्रश्न है अपने पास, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है। तो हम देखो यहाँ से पढ़ेंगे, एसिटिक अम्ल, 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। तो इसका नाम होगा एसिटिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल का। देखो अगला आपका प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो ये आपने आवर्त सारणी है जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा है। देखो इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इसका आंसर आएगा 8। आधुनिक आवर्त सारणी में 8 तत्व उपस्थित है। अगला आपके पास प्रश्न है, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? तो देखो ये वाला यहाँ पे दे रखा है आपके पास, आउटग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, और थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। यानी कि हमारे शरीर में नियंत्रित करने की जो कार्य है वो कौन सा करता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनने की जो क्रियाविधि है वो हमारे शरीर को क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसका सिर्फ एक इतना सा लिखना, थायरोक्सिन बनाने की क्रियाविधि हमारे शरीर को क्या करती है? नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। यानी कि बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले जीवों में से सिर्फ एक जीव का नाम लिखना था। देखो इसमें बहुत से उदाहरण दे रखे हैं, मलेरिया, परजीवी, प्लेज्मोडियम,
जैसे अनेक एकोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। तो इनमें से किसी एक का आपको नाम लिखना था। जैसे ये इसमें लिख रखा प्लेज्मोडियम में बहुखंड, यानी कि आप प्लेज्मोडियम भी लिख सकते हैं, मलेरिया भी लिख सकते हैं, परजीवी भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक का नाम आपको लिखना था। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि, यानी कि अपनी किताब में 3-4 हानि दे रखी है, उनमें से एक हानि आपको लिखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा जीवाश्म ईंधन को जलाने से की अन्य हानियां भी। तो इसमें कोयला तथा पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने से होने वाले, देखो एक तो वायु प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड या अम्लीय ऑक्साइड, या इनसे अम्लीय वर्षा होती है। तो आप इनमें से कोई वायु प्रदूषण लिख सकते हैं, अम्लीय वर्षा कारण लिख सकते हैं, या इससे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड का बनना लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण की समस्या लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी आप, जैसे डाइऑक्साइड, ग्रीन गैस हाउस का प्रभाव, इन 3-4 में से आप किसी को एक हानि आपको इसमें लिखनी थी। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण। तो देखो ये रहा यहाँ पे पारितंत्र, इसके ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, जैसे सजीव के जैव भौतिक ताप, मृदा, वायु, खनिज, ये जैव घटक के क्या है उदाहरण। तो इनमें से आप कोई भी एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, दो भौतिक राशि P बराबर 5 ओम एवं Q बराबर 8 × 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर चालक की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मानी, यानी कि इनकी लंबाई में क्या प्रभाव पड़ रहा है ये लिखना था। हम जानते हैं दोस्तों R बराबर रो इंटू A/L होता है। तो R का मान यहाँ पे दे रखा है 5 ओम, रो का मान दे रखा है यहाँ पे 8 × 10⁻⁴। तो A अपने पास नहीं दे रखा है और L का मान यहाँ पे दे रखा है L/2। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम जानते हैं कि देखो 5 ओम 8 × 10⁻⁴, तो A का A रह जाएगा और ये L है, ये L हो जाएगा, L का L, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यानी कि 8 × 10⁻⁴ इंटू A/L, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। या तो इसको हम डबल कर सकते हैं, या फिर हम कैसे कर सकते हैं 10 ओम, यानी R के मान में R का मान 10 ओम हो जाएगा, और इसको हम सेम रख दें 8 × 10⁻⁴ इंटू A/L, यानी प्रतिरोध क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। प्रतिरोध का मान दुगना होता हो जाता है, ये चीज दर्शानी थी। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, इसका आपको कारण बताना था। देखो यहाँ पे अपने पास दे रखा है कि बुक्स के अंदर चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र एक बंद वक्र बनाती है, ये एक बंद वक्र बनाती है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती है, ये इसका कारण लिखना। किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के भीतर एवं उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। इसके में आपको ये वाला चित्र बनाना था, ये वाला, जैसा आप देख पा रहे हैं किसी विद्युत धारा में, ये देखो किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, ये वाला चित्र आपको बनाना था। अगर ये जिसने चित्र बनाया उसका सही है, उसको 1 नंबर मिलेगा। बाकी अगर कोई दूसरा चित्र बनाया आपने तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखो दोस्तों ये वाला है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो इसमें देखो ये रहा, अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया परस्पर परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं और इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो आपको सिर्फ इतना लिखना था, क्षारक व अम्ल की अभिक्रिया करवाने पर लवण व जल प्राप्त होता है, बस इतना सा लिखना था, ये आपको परिभाषित करना। आधुनिक आवर्त नियम है, ये देखो ये वाला, तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त है, इसका आधुनिक आवर्त नियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन तापन करने पर कॉपर प्लस
जल का निर्माण होता है। उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। यानी कि इसमें किस अभिकारक का, उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक यानी किस अभिकारक, देखो इसमें ऑक्सीजन है और यहाँ पे इसको क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। यानी कि देखो इसका नाम लिखना था, तो ये देखो यहाँ पे कॉपर, कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसका क्या होता है, अपचयन हो जाता है। तो ये लिखना था, इसका कॉपर आंसर है। आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ का नाम है। तो आपको पता है कि हीरा कार्बन का अपरूप है, देखो यहाँ पे प्रत्येक रूप में अपरूप, हीरा कार्बन का एक अपरूप है, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, यानी हीरा सबसे कठोर होता है। तो ये आपको इसमें लिखना था कि इन तीनों में से हीरा सबसे कठोर है। मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो देखो इसमें जो मीथेन है ये वाला, जिसका सूत्र होता है CH4, देखो इसका ये रहा, आपको आपको बता देता हूँ, ये वाली संरचना आपको बनानी थी, मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये वाली आपकी संरचना बनानी थी। 4 नंबर पर आपका प्रश्न है, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसकी जो परिभाषा है किताब में, जब हम सो रहे हैं अथवा कक्षा में बैठे हो या उस समय भी यह अनुरक्षण काम चलता रहना चाहिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी ये वाली आपको परिभाषा लिखनी थी, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण देना था, हम सो रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो भी क्या हमारा कार्य हो रहा है, तो क्या है, जैव प्रक्रम। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए और इसके 2 उदाहरण लिखिए। देखो दोस्तों, ये आपको जो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बता भी रखा था कि जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। उसके 2 उदाहरण यहाँ पे दे रखे, पपीता व तरबूज, और ये वाली परिभाषा आपको लिखनी थी। अगर आपने लिखा तो सही है, अन्यथा गलत है। देखो अगला क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। देखो दोस्तों, इसी पार्ट में से लगभग यहाँ से आसपास में से देखो ये वाला चित्र आपको बनाना था, वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण का ये चित्र आपको बनाना था, और यहीं से लगभग ये सब प्रश्न इसी पार्ट में से आएंगे। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। तो ये वाला आपको यहाँ पे बताना था। देखो हमारे पर्यावरण में नवीनीकरण ऊर्जा उपलब्ध है, ये ऊर्जा की संतति आवर्ती धाराओं के रूप में भूमिगत भंडारों इतनी विशाल मात्रा में संचित है, इन भंडारों का विनिमय दर दृष्टि से नगण्य है। तो ये चीज आपको लिखनी थी कि हमारी ऊर्जा किस रूप में उपस्थित है। अगला प्रश्न, लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। तो देखो आपने ये लेंस के आवर्धन का सूत्र है और ये वाला हमें समझाना। आवर्धन एम द्वारा निरूपित किया, यदि बिंब की ऊंचाई h तथा लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा। या तो आप ये सूत्र लिख सकते थे या फिर इस परिभाषा को आपको समझाना था। यानी कि किसी लेंस की आवर्धन क्षमता उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन उसकी ऊंचाई के अनुपात होता है। दूसरा प्रश्न है यहीं से, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रखा है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो कौन सा आएगा, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पे ये रहा, जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है तो इसे विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर में ये अंतर एक से अधिक विद्युत सेलों या बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर ऐसा होने वाला रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। यानी कि आपको यह लिखना था, इलेक्ट्रॉनों में केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। तो ये विभवांतर की आपको परिभाषा लिखनी थी। ये वाला भी लिख सकते थे, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये विभूत विभवांतर कहलाता है। अगला प्रश्न है, जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी युक्तियों के नाम लिख रहे हैं। ये विद्युत इस्त्री
विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापमान पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां, यानी इनमें से आप किन्हीं का दो का नाम लिख सकते थे। ये इसका सही आंसर था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तो ये सूत्र आपको इस प्रकार व्युत्पन्न करना था। देखो इसमें ये दिखाना था, V बराबर आई आर हम जानते हैं, यहाँ से V1 बराबर आई आर वन, V2 बराबर आई आर टू और V3 बराबर आई आर थ्री। इन तीनों को जोड़ने में आई आर बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू और आई आर थ्री, यानी आर का मान आ जाएगा आर बराबर आर वन प्लस आर टू बराबर आर थ्री। इस प्रकार हमें ये प्रतिरोध का सूत्र श्रेणी क्रम में निकालना था। विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित उपकरणों को समांतर या पार्श्व संयोजन में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे लिख रखा है पार्श्वकरण परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न सानिध्यों में विभाजित हो जाती है और पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण के अनुसार घटता है, और ये विशेष रूप से तब अधिक होता है जब सानिध्यों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, तब उन्हें उचित रूप से कार्य करने में भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर पार्श्व क्रम में हम अगर किसी विद्युत जोड़ देते हैं हमारे घरों में, तो उससे हमें अगर एक परिपथ में अगर विच्छेद हो जाता है तो बाकी दूसरे अन्य परिपथों में धारा का मान समान चलता रहता है, और एक परिपथ में हानि होने से पूरा संपूर्ण जो है परिपथ वो नष्ट नहीं होता। इसलिए हमें समांतर क्रम में हमारे घरों में विद्युत को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लिखिए। तो देखो दोस्तों ये वाला है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। इसको इस प्रकार लिखना, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। देखो बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ये विद्युत धारा को इंगित करती है, धारा की दिशा और संकेत करती है। तब अंगूठा चालक की दिशा, यानी अंगूठा किसकी, चालक की दिशा को बताता है। तब चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। यानी इस प्रकार का चित्र बना था और ये आपको लिखना था। देखो अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से देखो आपको दोस्तों, अगर आपने सही ढंग से किताब पढ़ी है तो आपको सब कुछ आता है। जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत हो, तो चालक एक बल का अनुभव करता है और वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इस प्रकार इसको लिखना। भर्जन तथा निस्थापन को परिभाषित कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पे जब मैंने पाठ पढ़ाया तो आपको स्पष्ट रूप से बताया था, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। यानी अगर सल्फाइड अयस्क को गर्म कर रहे हैं तो भर्जन है, और कार्बोनेट अयस्क को गर्म कर रहे हैं तो ये निस्थापन है। बस इतना सा आपको लिखना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। देखो दोस्तों ये वाला है, ये वाला आपको दिखाना था, सोडियम के साथ अभिक्रिया, यानी एथेनॉल सबसे पहले ये सोडियम है, सोडियम के साथ एथेनॉल अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड बनाता है, और ये इसका रासायनिक समीकरण है संतुलित, ये लिखना था। दूसरा ये वाला देखो, एथेनॉल को गर्म सांद्र H2SO4 की उपस्थिति गर्म करने पर एथीन व जल का निर्माण करता है, तो ये वाला आपको लिखना था। ये दोनों अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया ये आपको लिखनी थी। साबुन की मिसेल संरचना को चित्रित कीजिए। तो ये देखो दोस्तों ये वाली, ये जो संरचना है साबुन की मिसेल संरचना है, ये मिसेल का निर्माण करा है, ये संरचना आपको बनाना था, जो तेल की बूंद के साथ अभिक्रिया करने पर बना था। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। तो देखो ये रहा दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है। ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इसमें उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसी की तुलना संगीत के अष्टक नियम से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक सिद्धांत कहा था। यानी कि प्रत्येक पहले गुणधर्म का उसका वापिस आठवें तत्व के गुणधर्म से समान है। प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म समान है, इसलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है।
ये वाला प्रश्न है, अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और 2 कार्य लिखिए। एस्ट्रोजन का श्रवण, मादा एस्ट्रोजन जो है ये अंडाशय से श्रवण होने वाला हार्मोन है और इसको देखो 2 कार्य ये वाले 2 कार्य ये मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करना, ये इसका कार्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, समजात व समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। देखो दोस्तों, ये वाला जब पढ़ाया तब समजात अंग है, इसको ये लिखना था कि पक्षियों से ऋषभ व जल स्तर की भांति स्तनधारियों के 4 पैद होते हैं और सभी पादों की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न केसरों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए इसका रूपांतरण हुआ है। तो ये वाला हो गया समजात का। दूसरा देखो दोस्तों, ये वाला समरूप अंग वाला है। इसमें देखो चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलने से बना है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रभाग की त्वचा के फैलाव से बनता है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः 2 पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना व संगठकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, यानी ये समरूप है लेकिन समान नहीं है। देखो दोस्तों, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते समझाइए। तो ये वाले हम पढ़ेंगे। तारों का टिमटिमाना, तारों के प्रकाश के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें देखो ये, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्था स्थायी नहीं, क्योंकि तारे बहुत दूर है, अतः प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट है, क्योंकि तारे से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है, तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। यह वाला कारण है कि दोस्तों तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। खतरे के संकेत यानी सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं। तो ये वाला देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि खतरे संकेत प्रकाश का लाल रंग का होता है। क्या आप लाल रंग कुहेरे या धुएं से सबसे कम परिकिरणित होता है, इसलिए दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। इस कारण ये खतरे का हम लाल रंग से दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझे। संयोजन और वियोजन। तो ये वाला देखो आपको एक, ये वाली है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी विक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आप उदाहरण ये वाला दे सकते हैं, 2H2+O2 यानी जल का निर्माण होना या प्राकृतिक गैस का दहन होना। दूसरा है आपके वियोजन। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो इसमें आप ये वाला दे सकते हैं, फेरस सल्फेट कोस्मोदेनम फेरिक ऑक्साइड में, और ये SO3 में, SO2 में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायवीय शोषण को परिभाषित कीजिए। तो आप देखिए किताब के अंदर ये वाला जो प्रक्रम था ये आपको बताना था। इसमें देखो ये वाला है, नीचे से नीचे आपकी लाइन लिख रखी है। ये प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडन करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है, और दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि ये प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है, अतः ये वायवीय शोषण कहलाता है। ये वाला आपको लिखना। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है और दूसरा उत्पाद जल, क्योंकि ये प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए ये वायवीय शोषण कहलाता है। ये वाला आपको लिखना था। दूसरा आपका मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। देखो ये वाला नासाद्वार वाला,
नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों से निष्पादित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी शुद्धियाँ रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है और यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थित बल्ले उपस्थित होते हैं। देखो ये वाला पूरा आपको यहाँ तक लिखना था। फुफ्फुस के अंदर मार्ग में छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अलंकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। तो ये वाला आपको लिखना था। और दूसरा जो आपके ये देखो ये वाला मानव श्वसन तंत्र का नाम है कि चित्र बनाए, तो ये वाला आपको चित्र बनाना। मानव श्वसन तंत्र का ये वाला आपको चित्र बनाना। इसके अथवा में ये प्रश्न दे रखा था, पाचन को परिभाषित कीजिए। इन दोनों में से आपको किसी एक में को करना था। पाचन को परिभाषित कीजिए, भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका को समझाए और मानव के पाचन तंत्र की संरचना का नामक के चित्र बनाए। ये वाला था देखो, यानी कि ये आपको पाचन तंत्र का, ये तो आपको मानव पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना था। तो इसमें आपको ये समझाना था कि मानव पाचन तंत्र यानी कि हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, फिर वो ग्रसिका में जाता है, फिर आमाशय और आमाशय से पाचन होकर शुद्रांत और शुद्रांत से फिर अग्नाशय और अग्नाशय से वापस वृद्धांत और वृद्धांत द्वारा ये गुदा द्वारा बाहर शेष बचा बाहर निकल जाता है। और इसका दूसरा जो है ये वाला देखो, यहाँ से अग्नाशय वाला लिखना था। अग्नाशय में अग्नाशय रस का श्रवण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। शुद्रांत ये वाला यहाँ तक लाइपेज एंजाइम होता है। शुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को प्रोटीन अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल के स्वरूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी आपको इतना लिखना था, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एक नंबर का था, ये 1 नंबर का चित्र था, 1 नंबर का ये वाला था और 2 नंबर का ये वाला है। 1 नंबर का चित्र है और 1 नंबर का वो आपको सिंपल से समझाना है कि सबसे पहले हम मुख में भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर ग्रसिका में जाता है, फिर आमाशय में जाता है, आमाशय से पाचन का होता है, अग्नाशय में जाता है, अग्नाशय के बाद से जो बचा है वो शुद्रांत में प्रवेश करता है, शुद्रांत से बृहदांत में जाता है और बृहदांत से गुदा द्वारा शेष बचा मलमूत्र गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है और इस प्रकार हमारा भोजन का पाचन होता है। ये चीज़ आपको छोटी सी समझानी थी। तो 4 नंबर का प्रश्न देखो दोस्तों, ये वाला एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के किरण चित्र को बनाए, जबकि एक बिंब उसके फोकस पर स्थित हो। तो इसको आपके ये वाला चित्र बना। ये देखो इसमें ये प्रतिबिंब उसके फोकस पर स्थित है और इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो देखो ये वाला आपको किरण चित्र दिखाना था। यानी कि जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक पे उल्टा बनेगा। ये चीज आपको लिखनी थी और ये दिखाना था। दूसरा आपको देखो इसी में ये दे रखा है, यदि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेमी है तो आप जानते हैं कि R बराबर 2F होता है। R बराबर 2F, तो F का मान हो जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी जांच कीजिए तो F का मान हो जाएगा R/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। गोली दर्पण वक्रता त्रिज्या 14 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी यानी कि इस 14 दे रखा है वक्रता त्रिज्या यानी R का मान, तो फोकस दूरी यानी कि F का मान तो F हो जाएगा 7, इसकी आधी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या की आधी। दूसरा देखो इसके अथवा हम दे रखा है, एक उत्तल लेंस का प्रतिबिंब का बनना दर्शाने किरण चित्र बनाई, जबकि बिंब की स्थिति F1 तथा 2F के मध्य स्थित हो। तो ये वाला ये देखो दोस्तों, इसमें वस्तु की स्थिति 2F तथा F1 के बीच है तो इसका प्रतिबिंब बनता है 2F1 से परे। ये इसका प्रतिबिंब वास्तविक पे उल्टा बनेगा। तो ये वाला आपको किरण चित्र बताना था। ये वाला आपको उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति 2F व F1 के मध्य है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक व उल्टा वस्तु से बड़ा और 2F1 से 2F2 से परे बनेगा। ये वाला आपको बताना था। तो दूसरा है आपको, यदि एक लेंस की क्षमता
प्लस 2 पॉइंट डी है तो उसकी फोकस दूरी ध्यान कीजिए। आप पता है कि जब भी किसी लेंस की प्लस होती है इसका मतलब वो होता है उत्तल होता है। और इसमें P बराबर ये वाला सूत्र लगाना था आपको, P बराबर 1/f। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा लेंस की समता दे रखी है 2.5 डायोप्टर तो 1/f। तो फोकस दूरी निकालनी है तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ये एफ यहाँ पे चला जाएगा और ये आ जाएगा 1/2.5। तो ये होता है 100। तो एक पॉइंट हटाएंगे तो एक हो जाएगा, तो 25 का भाग यहाँ पे जाएगा 4 बार 0, यानी कि फोकस दूरी का मान आ जाएगा अपने 40 सेंटीमीटर। ये वाला मान निकाल। अगला प्रश्न दोस्तों, गंधी सूचक का कोई एक उदाहरण लिखिए। देखो ये वाला हम जानते हैं गंधी सूचक क्या है। देखो रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय या क्षारक, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय क्षारक के माध्यम से भिन्न होती है, यानी उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। यानी किसी की हम गंध सूंघ कर उसे पता लगाते हैं कि ये कौन सा पदार्थ है तो उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे हम दही का खट्टा होना, तो इसमें कौन सा सिरका अम्ल है, तो गंध से पता लग जाता है खट्टे या खट्टी यानी आ रही, तो उससे पता सिरका। तो दोस्तों ये चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यौगिक ए संवेदक से बनता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाई गैस है तो जल में विलयशील पदार्थ भी बनता है। तो ए व बी के रासायनिक सूत्र और निहित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। तो देखो ये वाला चीज़ लिखनी थी आपको, तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट मैंने पढ़ा था, इसमें बिल्कुल अच्छे से बताया था कि CaOH का वोल्टेज, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर CaCO3 यानी संवेद अपक्षेप और जल प्राप्त होता है, और अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया यानी कि CaCO3 जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो जल में विलयशील हो जाता है, उससे चूना पत्थर खड़िया संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के बीज ग्रुप प्राप्त होते हैं। तो ये वाली आपको चीज़ अच्छे से, ये वाली चीज़ आपको लिखनी थी। देखो दोस्तों इसके अथवा में प्रश्न था शुद्ध जल का pH मान। तो देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा था, इसमें आपको pH स्केल में अच्छे से बताया था। ये शुद्ध जल, और शुद्ध जल का pH मान इसमें दे रखा 7, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। दूसरा इसमें दे रखा है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है, एक का साधारण नमक भी कहते हैं, और एक के जलीय विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो एक का रासायनिक नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। तो इसमें देखो ये वाला आपको दिखाना था। देखो दोस्तों ये वाला था N2CO3 सोडियम कार्बोनेट में HCl, तो इसमें लवण और जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ये दो ये वाला दिखाना था कि लवण के जलीय विलयन में जल प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस बनता है, और ये वाली आपको चीज़ समझानी थी। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस तौर पर मुक्त होती है, और इसका ये सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है लवण का। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने लगभग आपके बोर्ड का पेपर विथ प्रूफ आपको बता दिया है। ये आपके बोर्ड का पेपर कंप्लीट हो गया है, और इस बोर्ड के पेपर में दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों में से 68 नंबर के प्रश्न लगभग आए हैं। अगर जिस विद्यार्थी ने अच्छे से पढ़ के गया है उनके तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ के नहीं गया उनकी वो एक अलग बात है। बाकी मैंने विद्यार्थी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, और एक एक चीज़ बताई थी कि ये यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेगा और वहीं से क्वेश्चन पढ़ेगा, जहाँ से बताया था। तो दोस्तों बताना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है। तो जितना आप पढ़ोगे उतनी तरक्की करोगे, और अगर आप नहीं पढ़ोगे या किसी गुरु की बात नहीं मानोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। जैसा मैंने बताया वैसा ही लगभग प्रश्न पेपर आया है।